अमृता प्रीतम की तहरीर, शाह की कंजरी उन्वान है। अब इसे कोई नीलम कहकर नहीं बुलाता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम पर लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी आई थी और वहीं एक रियासत के सरदार ने पूरे 5,000 रुपये देकर इसकी नत उतारी थी और वहीं पर इसके हुस्न ने आग बनकर सारे शहर को जलाकर रख दिया था। लेकिन फिर एक दिन वो हीरा मंडी के सस्ते चौबारे को खैर बात कहकर शहर के सबसे महंगे होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, लेकिन सारे शहर को जैसे रात भर में ही इसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से एक ही बात सुनने को मिलती थी, शाह की कंजरी। गजब का गाती थी वो। कोई भी गाने वाली मिर्जे की सद के बोल ऐसे नहीं उठा सकती थी, इसलिए लोग चाहे इसका नाम भूल गए थे लेकिन इसकी आवाज़ को नहीं भूले थे। शहर में जिसके पास भी तवे वाला बाजा था वो इसके भरे हुए रिकॉर्ड ज़रूर ख़रीदता था। सबके घरों में रिकॉर्ड की फरमाइश के वक्त हर कोई यही कहता था, आज शाह की कंजरी वाला रिकॉर्ड ज़रूर सुनना है। कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब शादी के काबिल था तब गोद में था। तब सेठानी ने जहर खा कर मरने की धमकी दी थी, लेकिन शाह ने इसके गले में मोतियों का हार डालकर कहा था, शाहनीए वो तेरे घर की बरकत है, मेरी आंख जौहरी की आंख है। तुमने ये सुना नहीं हुआ कि नीलम ऐसी चीज़ है जो लखपति को कंगाल बना देता है और कंगाल को लखपति। जिसको उल्टा पड़ जाए उस लखपति को कंगाल कर देता है, लेकिन जिसे सीधा पड़ जाए मवाफिक आ जाए। जिस दिन से उसका साथ हुआ है मैं मट्टी को हाथ डालूं तो सोना हो जाती है। लेकिन वही एक दिन घर उजाड़ कर रख देगी, लखपति को तिनके से हल्का कर देगी। शाहनी ने सीने के दर्द को सहते हुए इसी पैराए में दलील दी थी जहां से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि कहता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल को किसी और के सब्ज बाग दिखाने पर ये अगर किसी और के हाथ पड़ गई तो लाख का राख ना हो जाए। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी। अब शाहनिये के पास कोई दलील नहीं रह गई थी। दलील अगर थी तो सिर्फ वक्त के पास, और वक्त खामोश था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने पैसे नीलम पर गंवाता था इससे कई गुना ज़्यादा पता नहीं कहाँ से बहते हुए उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाज़ार में हुआ करती थी, लेकिन अब सबसे बड़े बाज़ार में लोहे के फाटक वाली सबसे बड़ी दुकान थी। घर के बजाय पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे। अपने घर के तहखाने की तरफ से इसकी शाहनी एक दिन के लिए भी लापरवाही नहीं बरतती थी। बड़े बरस हुए शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाहजी से कहा था, इसको चाहे होटल में रख और चाहे तू उसको ताजमहल बनवा दे, लेकिन बाहर की बला बाहर ही रखना, इसे मेरे घर में ना लाना। मैं इसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने आज तक इसका मुंह नहीं देखा था। जब इसने बात कही थी तब उसका लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब तो वो शादी के काबिल हो गया था, लेकिन शाहनी ने इसके गाने वाले रिकॉर्ड ना घर में आने दिए थे और ना ही घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। यूं उसके बेटों ने दुकानों पर बजते इसके गाने सुने हुए थे और हर ऐरे गैरे से सुना हुआ था शाह की कंजरी। बड़े बेटे की शादी थी। घर में 4 महीनों से दर्जी बैठे हुए थे। शाहनी के हाथ हर वक्त भरे रहते थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती और फिर भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के दोस्तों ने दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह में कंजरी ज़रूर गाने के लिए आए। वैसे इन्होंने बात बड़े तरीके से की थी ताकि शाह कहीं गुस्से में ना आ जाए। वैसे तो शाहजी बहुत हैं गाने वालियाँ, जिसको दिल करे बुला लो, लेकिन वहाँ मलका तरन्नुम ज़रूर आए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ ही आते थे और ठहरते थे। वहाँ एक के लिए एक कमरा भी था और बड़े 3 कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी। इसलिए शाह ने सोचा कि यार दोस्तों का दिल रखने के लिए एक दिन नीलम वाले सेट में एक रात की महफिल का एहतमाम कर देंगे। ये तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक दोस्त ने एतराज़ किया तो सब बोल पड़े, नहीं शाहजी, वो तो सिर्फ आपका ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस तक हमने कुछ नहीं कहा, इस जगह का नाम भी नहीं लिया। वो जगह तो आपकी अमानत है। हमने भतीजे के ब्याह की खुशी करनी है। इसे ख़ानदानी घरों की तरह अपने घर में बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाहजी की भी मनमर्जी की थी।
इसलिए भी कि वो दोस्त अहबाब को नीलम के घर का रास्ता नहीं दिखाना चाहते थे। बेशक इसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि इसकी गैर हाजिरी में अब कोई अमीरज़ादा नीलम के पास आने लगा था, और दूसरे इस वजह से भी कि वो चाहता था कि नीलम एक बार इसके घर आए, इसके घर की तड़क भड़क देख जाए, लेकिन वो शाहनी से डरता था, इसलिए दोस्तों से हामी ना भर सका। दोस्तों यारों में से ही दो ने रास्ता निकाला और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, शाहनी, तुम लड़के के ब्याह में औरतों को गान पर नहीं बिठाओगी, हमने सब खुशियां करनी हैं। शाह ने सलाह बनाई है कि एक रात यारों की महफिल नीलम के घर में हो जाए। बात तो ठीक है, लेकिन हजारों का खर्च हो जाएगा। आखिर घर तो तेरा है, पहले इस कंजरी को कम खिला दिया है। तुम सियानी बनो, इसे गाने बजाने के लिए यहाँ बुला लो एक दिन। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया बर्बाद होने से भी बच जाएगा। शाहनी पहले तो गुस्से में भरकर बोली, मैं उस कंजरी को माथे नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब इन लोगों ने कहा यहाँ तो भाभी तेरा राज है, वो बांदी बनकर आएगी, हुक्म की बांदी, तेरे बेटे की खुशी में शरीक होने के लिए, बेइज्जती तो उसकी है, तेरी काहे की है। जैसे और लोग निचले कमीन लोग आएंगे, मिरासी वगैरह। बात शाहनी की मन को जच गई। वैसे भी कभी सोते जागते इसके दिल में ख्याल आया करता था कि एक बार देखूं तो सही वो कैसी है। इसने कभी देखा नहीं था। हाँ, इसके बारे में अंदाजे ज़रूर लगाए हुए थे, चाहे डर कर या सहम कर या फिर नफरत से। और शहर में निकलते गुजरते अगर किसी कंजरी को टांगे में बैठते देखती तो ना चाहते हुए भी वो सोचती, क्या पता ये वही हो। चलो मैं भी एक बार देख लूं। वो मन में पिघल सी गई, जो इसने मेरा बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया, अब और क्या कर लेगी। और शाहनी ने हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर, यहाँ ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले शरीफ घरों में जैसे गाने बजाने पर बैठते हैं उसी तरह गाने के लिए बिठाऊंगी। तुम मर्द लोग भी बैठ जाना, वो आए और सीधी तरह गा के चली जाए। मैं वही 4 बताशे जो घोड़ियाँ गाने वाली लड़कियों बालियों को दूंगी, इसकी झोली में भी डाल दूंगी। यही तो भाभी हम कह रहे हैं। शाह के दोस्तों ने इसकी बात को फूल चढ़ाए। शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर शादी में आने वाले मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफ़ेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलकी रखी हुई थी। घर की औरतों ने घोड़ियाँ गानी शुरू कर दी थी। बग्गी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई तो मेहमान औरतों में जिनको इसे देखने की जल्दी थी भागकर खिड़की के पास गईं और कुछ सीढ़ियों की तरफ। नी बदशुगनी क्यों करती हो, घोड़ी का गीत बीच में ही छोड़ दिया है, शाहनी ने ज़रा गौसीले आवाज़ में कहा। लेकिन इसे खुद ही अपनी आवाज़ कुछ ढीली सी लगी, जैसे इसके दिल में कोई चोट सी पड़ी हो। वो सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने गुलाबी साड़ी के पल्लू को ठीक किया, जैसे सामने देखने के लिए वो गुलाबी रंग की शगनों वाली साड़ी की आड़ ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का लहरदार गरारा पहना हुआ था। गले में सूहे लाल रंग की कमीज थी और सर से पांव तक झलकती हरे रंग की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शाहनी को एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में भर गया हो, बिखर गया हो। फिर चूड़ियों की छन छन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ अटे हुए माथे से छूकर उससे सलाम दुआ सा कुछ कह रहा था, और साथ ही एक खनकती ही हुई आवाज़, बड़ी मुबारका शाहनी, बहुत मुबारका। वो बड़ी पतली छमक सी थी। शाह भी था, इसके दोस्त भी थे, रिश्तेदारों में से कुछ मर्द भी थे। इस छमक छबेली औरत ने उस कोने की तरफ देखते हुए भी एक बार सलाम किया और फिर दूसरी तरफ तकिए से टेक लगाए ठुमकती हुई बैठ गई। बैठते वक्त इसकी कांच की चूड़ियां फिर खनक उठी। शाहनी ने एक बार फिर इसके बाजुओं की तरफ देखा, इसकी हरी कांच की चूड़ियों की तरफ भी, और फिर वो सहज स्वभाव से अपने बाजुओं में पड़े सोने के चूरे की तरफ देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई। हर एक की निगाहें सिर्फ एक तरफ को ही झुक गईं। शाहनी की आंखें भी, लेकिन सिर्फ अपनी आंखों को छोड़कर बाकी सब आंखों पर इसे गुस्सा सा आ गया। वो एक बार फिर कहना चाहती थी, नी बदशुगनी क्यों करती हो, घोड़ी के गीत गाओ ना, लेकिन इसकी आवाज़ इसके गले में रुक गई। कमरे में एक चुप सी छा गई। वो कमरे के बीचों बीच पड़ी ढोलकी की तरफ देखने लगी और इसका दिल किया कि वो बड़े जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसी ने तोड़ी जिसकी वजह से खामोशी छाई थी।
कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का शगुन करूंगी, क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ देखते और हंसते हुए घोड़ी का गीत शुरू कर दिया। छोटी छोटी बूंदें बेटा मीह रहे बरसे, तेरी माँ रहे सुहागन, तेरा शगुन करे। शाहनी को अचानक कलेजे में ठंडक पड़ गई, शायद इसलिए कि गीत में आने वाली माँ वही है और इसका मर्द भी सिर्फ उसी का मर्द है, तभी तो माँ सुहागन है। शाहनी हंसते हुए चेहरे के साथ ठीक उसके सामने जाकर बैठ गई, जो उस वक्त गीत गाते हुए इसके बेटे का शगुन कर रही थी। घोड़ी का गीत खत्म हुआ तो कमरे में बातचीत शुरू हो गई। फिर जैसे मामूल सा हो गया, औरतों की तरफ से फरमाइश आई, ढोलक बजाते हुए वो जो ऊपर से पत्थर से ढलक पीटी जाती है वो वाला गीत। मर्दों की तरफ से फरमाइश आई, मिर्जे की सद। गाने वाली ने मर्दों की तरफ से आने वाली फरमाइश को सुनी अनसुनी कर दिया और ढोलक को अपनी तरफ खींचकर इसने ढोलक से अपना घुटना जोड़ लिया। शाहनी का जी खुश हो गया, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान आई औरतों में से, शायद सबको पता नहीं था, वो एक दूसरी से पूछ रही थी और दूसरी इनके कान के नज़दीक जाकर कह रही थी, ये वही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने बेशक बहुत आहिस्ता से कहा था, काना फूसी सा, लेकिन शाहनी के कानों में आवाज़ पड़ रही थी, कानों पर चोट कर रही थी। शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहनी के मुंह का रंग फिर पीला पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज़ फिर ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाली आवाज़ भी, सूहे वे पगड़ी वाले अब मैं कहती हूँ। और शाहनी के कलेजे को फिर सहारा मिल गया, ये सूहे लाल चेहरे वाला मेरा ही बेटा, सुख से घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा पुत्र। फरमाइश कहीं ख़त्म होने पर नहीं आ रही थी, एक गीत ख़त्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की तरफ। बीच बीच में कह देती, कोई और गाना भी गाओ ना, मुझे सांस लेने दो। लेकिन किसी की हिम्मत थी इसके सामने गाने की? इसकी घंटी की तरह खनकती आवाज़, मीठी हूक सी आवाज़, वो भी शायद यूं ही कहने को कह रही थी, वैसे एक के बाद दूसरा गीत शुरू कर देती। गीतों की बात और थी, लेकिन जब इसने मिर्ज़े की सत का आलाप किया, उठनी साहिबा सतिये उठ कर दे दीदार, कमरे में बैठे हुए मर्द बुत बन गए। शाहनी को फिर एक घबराहट सी हुई, इसने गहरी नज़र से शाहजी की तरफ देखा। शाह भी दूसरे मर्दों की तरह बुत बना हुआ था, लेकिन शाहनी को लगा वो पत्थर का हो गया है। शाहनी के कलेजे से एक हूक सी उठी और उसने महसूस किया कि अगर ये पल भी हाथ से फिसल गया तो वो खुद भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। इसे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो कुछ भी करे लेकिन मट्टी का बुत ना बने। शाम काफ़ी ढल गई, महफिल ख़त्म होने पर आई। शाहनी ने कहा था कि वो इसी तरह सिर्फ बताशे बांटेगी जिस तरह लोग ऐसे दिन को बांटते हैं जब औरतों को गाने पर बिठाया जाता है। लेकिन जब गाने ख़त्म हुए तो कमरे में चाय और कई किस्म की मिठाई आ गई और शाहनी ने मुट्ठी में लिपटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सर पर निछावर किया और फिर उसे थमा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दो शाहनी, पहले भी तुम्हारा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके हुस्न की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया, इसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी महफिल में शाह के साथ अपना रिश्ता जोड़कर उसकी बेइज्जती कर दी हो। शाहनी ने अपने आप पर काबू पाया और बड़ा हौसला पैदा किया कि आज वो इससे हार नहीं मानेगी, और वो ज़ोर से हंस पड़ी। नोट पकड़ाते हुए कहने लगी, शाह से तो तुम हमेशा ही लेती हो, लेकिन मुझसे फिर कब लोगी? चलो आज ले लो। और शाह की कंजरी 100 के नोट को पकड़ती यकबारगी छोटी सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का शगुनों वाला गुलाबी रंग फैल गया।